देखिए आज जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज जितना करवा दिया जाएगा उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, अगर ना आए तो आप हमारा नाम बदल देना। ये बोल रहा क्या रखे, जो मन करे वो रख देना, ठीक है ना। एक बच्चा बोलता है ऐसे में नाम बदला, सर मैं आपको डीकू बोलूंगा सर, डीकू। एक्चुअल में देखिए आप, मजाक कर रहा हूँ, कोई वास्तव में बोलने लगे बहुत मार मारेंगे अगर किसी ने वास्तव में बोला तो। अच्छा आप सुनो, अब देखिए ये जो टॉपिक है ये मतलब एक्चुअली मैं आज आपको 3 टॉपिक्स करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। 3 टॉपिक्स हैं, ओके, और तीनों टॉपिक किसी न किसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली बात तो पहले तो ना 2 रिलेशन आप याद कर लो कि अगर कहीं पर f एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो, यानी कि एफ एक्स रिलेशन दिया हो, क्या दिया हो आपको, एफ एक्स रिलेशन, तो हम ऐसे केस के अंदर ये गिवन है, अगर गिवन है तो हम लोग एनर्जी निकाल सकते हो। एनर्जी हम निकालेंगे माइनस में एफ डी एक्स इंटीग्रल से, इससे निकलेगी एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी इससे निकलेगी, माइनस एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर एफ एक्स रिलेशन गिवन हो तो यू एक्स रिलेशन आ जाएगा। अगर एफ एक्स रिलेशन गिवन हो तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यू एक्स रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। इफ एफ एक्स रिलेशन इज गिवन देन वी कैन फाइंड आउट यू एक्स रिलेशन, ठीक है ना। हम यू एक्स रिलेशन निकाल सकते हैं अगर एफ एक्स रिलेशन गिवन हो तो। अच्छा अब एक बात बताइए, अब सुनो ध्यान से, अगर जो है ना इफ यू एक्स रिलेशन इज गिवन, इफ यू एक्स रिलेशन जो है ना ये गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट एफ एक्स रिलेशन। वो निकलेगा माइनस में डी यू बाई डी एक्स से, इससे निकल जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में एक तो ये जो 2 रिलेशन है ये माइंड में सेट करने हैं आपको, ठीक है ना। फोर्स को इंटीग्रेट करने से पोटेंशियल एनर्जी आएगी और पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने से फोर्स आएगा, ठीक है ना। एक तो याद कर लो आप। अच्छा आपको पता है फोर्स को इंटीग्रेट करने से क्या आएगी बताइए, फोर्स को इंटीग्रेट करने से पोटेंशियल एनर्जी आएगी और आगे माइनस साइन लगाना जरूरी है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दे और आगे माइनस साइन लगा दे तो क्या आ जाएगा, ये बात याद कर लो। अब बच्चा बोलता है सर वो फोर्स कौन सा सर, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स। ध्यान से सुनो, अगर ये जो एनर्जी है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ से आएगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो ये फोर्स आएगा इलास्टिक फोर्स। समझ आ रही है बात। ऐसे ही इसमें है, अगर फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहाँ आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रही है बात आपको। ये अगर इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को ही बोलते हैं इलास्टिक फोर्स, के एक्स के बराबर होता है ये। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है मतलब ये स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो वाली होती है, मैं आपको बताऊंगा वो, ठीक है ना। हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, जो अगर आप स्प्रिंग को एक्स खींच लो तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फोर्स को अगर इलास्टिक फोर्स है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये एक रिलेशन है। पहले तो ना ये दोनों जो रिलेशन है ये बड़े काम के हैं, ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर भी आते हैं, उस टाइम भी बताए जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी आते हैं, ठीक है, और अब स्प्रिंग के दौरान भी आते हैं। अच्छा आप सुनो, इसके जो है ना मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। जैसे कि मान लो अगर कहीं पे फोर्स की वैल्यू दे दी आपको माइनस में एक्स क्यूब, माइनस में 4x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 4, ये फोर्स दे दी आपको और आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी कितनी हो जाएगी, कैसे फाइंड आउट करोगे बताइए। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी हियर। सुनो मैं करके दिखाता हूँ उसको। देखो इसको करने के लिए सुनो ध्यान से,
आप क्या करेंगे माइनस साइन एफ डी एक्स इंटीग्रल, यहाँ पर f की वैल्यू पुट करोगे माइनस का 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 और यहाँ पे dx, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस साइन ले लो, यहाँ से माइनस 4x की पावर 4/4, x क्यूब को लिख सकते हैं x की पावर 4/4, इसको लिख 3x क्यूब बाई 3 प्लस में 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 4x, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा करो अब आप x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये आंसर आ गया, यू एक्स रिलेशन आ गया आपके पास। यानी कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन आना चाहिए बस, अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं आता तो वो नहीं कर पाएगा इन क्वेश्चंस को, इंटीग्रेशन आता होना चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये कोई ये कहते हैं कि x इक्वल टू 1 पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, या x इक्वल टू 2 पे बताओ, ये बोलते हैं x इक्वल टू 2 पे बताइए आप पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 बताइए क्या होगी। हाँ जी 2 की वैल्यू पुट कर दो यार, 2 की पावर 4 माइनस में 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही आपको यार, सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि फोर्स को इंटीग्रेट करने से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है, कोई शक किसी को इस बात में। अच्छा अब सुनो अगला डिस्कशन, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। एक मैंने बताया कि पोटेंशियल फोर्स को इंटीग्रेट करने से पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अब पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने से फोर्स आएगा। मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूँ, मान लो पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दी गई माइनस में 4x क्यूब प्लस में माइनस में 4x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 8, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी गई और ये कह दिया गया फाइंड f एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे फोर्स की वैल्यू बताइए आप, फाइंड f एट x इक्वल टू 1, ये सोल्व करना है, ठीक है ना, करिए सोल्व, 1 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको। सुनो ध्यान से, करते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पर कितना आएगा माइनस साइन, इसका कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 8x, कितना आएगा यहाँ पर ये 12x स्क्वायर माइनस का 8x, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x। ये ना सॉरी मतलब ये फोर्स आएगा, फोर्स आएगा, ठीक है ना, माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो इसमें x की वैल्यू 1 डाल दीजिए आप, पुट x इक्वल टू 1, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस में 8 इंटू 1, यानी कि 12 माइनस 8, कितना आएगा यहाँ पे ये 4 न्यूटन आएगा, यहाँ फोर्स की वैल्यू आएगी 4 न्यूटन के बराबर, दिस इज द फोर्स यार। हाँ जी समझ आ रही होगी बात आपको, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैंने सिर्फ ये इतना सिखाया कि फोर्स देकर पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है और पोटेंशियल एनर्जी देकर फोर्स निकाला जा सकता है, अगर वो दे रखा हो तो, ठीक है ना। अब सुनो अगला डिस्कशन, माइक दो भाई। बोलो जी। ये नेगेटिव कैसे आया माइनस ये एनर्जी? फॉर्मूला रिलेशन होता है एक, इसका डेरिवेशन भी किया जा सकता है बट ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस केस के अंदर फिर भी नेगेटिव साइन का परसेप्शन क्या मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअल में जैसे कि इसका जो रीजन है, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है पॉजिटिव में, तो पोटेंशियल से नेगेटिव में घट रही होती है, और अगर वो फोर्स है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब अगर है तो पोटेंशियल से बढ़ रही होती है। मतलब कहने का ये है कि अभी मैं एक और डिस्कशन कर रहा हूँ, इनमें उल्टा रिलेशन होता है। मतलब उल्टा रिलेशन का मतलब मैं बताता हूँ आपको, जैसे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें मतलब जैसे किसी दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो जैसे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, ये रेस्ट में है,
दूसरे चार्ज पार्टिकल को जब हम नज़दीक लेके आ रहे होते हैं, क्या लेके आ रहे होते हैं, नज़दीक लेके आ रहे होते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो रही होती है ना, बढ़ रही होती है। क्या हो रही होती है, उसकी पोटेंशियल बढ़ रही होती है। लेकिन जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अट्रैक्टिव नहीं है, रिपल्सिव फोर्स है। कैसा फोर्स है वो, रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स जब लगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज को जब नज़दीक लेके आते हैं ना, नेगेटिव चार्ज को, तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही होती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे आप। उस केस में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि क्या हुआ बताइए, पोटेंशियल एनर्जी घटी। और अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, रिपल्सिव के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। मतलब आपको कुछ कुछ पता लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको जो ये चीज़ है ये टाइम के साथ साथ समझ आ जाएगी। मतलब जो है ये माइनस साइन क्यों होता है, ठीक है ना। कई जगह कई बार बार आएगी ये चीज़, तो आपको खुद पता लग जाएगा हाँ यहाँ नेगेटिव साइन होना बहुत जरूरी है। और एक और चीज़ पता लगेगी, आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो मुझसे भी कि सर फोर्स को इंटीग्रेट करने से क्यों आई पोटेंशियल एनर्जी। ये तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं जब समझाऊंगा ना होता क्या है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, तो उस दौरान ही आपको ये बात समझ आ पाएगी कि ये इंटीग्रेशन करने से ही क्यों आता है। अगर मैं इसको अभी अगर एक्सप्लेन करने लगूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है। अभी हमें सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, तो आपको जो है ना ये जो रिलेशन है यही माइंड में सेट करने पड़ेंगे, और कोई इलाज नहीं है। इवन जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी इसी से ही होता है। उस डेरिवेशन के दौरान भी हमें पता लग जाता है कि ये मतलब जो है ना इसका क्या चक्कर है, वो भी उस टाइम भी पता लगता है। यानी में फिजिक्स में ये कई बार आएगा बार बार, तो हमारे माइंड में बैठ हो जाएगी ये बात, और कहाँ से आई ये भी पता लगेगा। बट अभी याद कर लो कि फोर्स को अगर इंटीग्रेट कर दे एक्स के रिस्पेक्ट में और माइनस साइन लगा दें तो पोटेंशियल एनर्जी आती है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दे और माइनस साइन लगा दें तो फोर्स आता है, ठीक है ना। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इस पर, अभी नहीं आएगा समझ में। अब सुनो उसके बाद नेक्स्ट, देखिए आप उसके बाद नेक्स्ट अगली बात, अगला क्वेश्चन देखो, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं, अबाउट द इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाथ खड़े करना जिनको पता है। क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। सिर्फ एक स्टूडेंट, सिर्फ एक दो स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, 3 4 5, हाँ जी। गर्ल्स में कोई क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, सिंपल सी बात है। यस पास कर दो माइक। हाँ जी, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। सर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो क्या बात है, केमिस्ट्री नहीं प्लीज, नो केमिस्ट्री। जहाँ पे केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम मत बता देना, जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता सर। ना ना रहने दो सर। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ये इक्वल रेट है सर, इक्विलिब्रियम आया हुआ है, इक्वल रेट पे होता है ना शायद वो। भाई ये मतलब जो है ना, जब नेट फोर्स किसी बॉडी पे ज़ीरो हो और उसका मोशन ना हो, वो रेस्ट में हो, मोशन ना हो, वो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो ड्यू टू ऑल फोर्सेस। वेरी गुड, बहुत अच्छी। मतलब एक बार क्लैपिंग कर दो इसके लिए। देखो क्या है कि सिंपल सी बात है, आपको बोलना सर नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, बस इतना सा बोलना था। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, फोर्सेस तो लग रहे हैं बट नेट फोर्स जीरो है, तो इक्विलिब्रियम में है। जैसे अभी आप इक्विलिब्रियम में हो सारे के सारे, ठीक है ना, क्योंकि आपके ऊपर ना दो ही फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी दोनों बैलेंस हैं, ठीक है। मैं इक्विलिब्रियम में हूँ मैं भी, ठीक है। ऊपर लग रहा है एन, नीचे लग रहा है एमजी, तो मतलब जो है ये मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, ठीक है। अभी देखो मान लो इक्विलिब्रियम का मतलब वैसे तो नेट फोर्स जीरो ही होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर देखो जैसे 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। इसका मतलब लिख लो, मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। सुनो यहाँ पर एक बॉल है, ये यहाँ एक बॉल है, यहाँ एक बॉल है, यहाँ एक बॉल है, ठीक है ना। इसके अंदर ऊपर लग रहा है एन, नीचे क्या लग रहा है एम जी, ऊपर क्या लग रहा है एन, नीचे क्या लग रहा है एम जी, यहाँ ऊपर क्या लग रहा है एन, नीचे क्या लग रहा है एम जी, ठीक है ना। ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, ये रेस्ट में होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऊपर एन नीचे एम जी, यहाँ भी ऊपर एन नीचे एम जी, यहाँ भी ऊपर एन नीचे एम जी, तीनों रेस्ट में है। वैसे तीनों इक्विलिब्रियम में है, लेकिन पता है क्या, ये तीनों अलग अलग प्रकार के इक्विलिब्रियम है।
ये तो डिस्टर्ब करने से पता लगेगा। इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, 3 प्रकार के होते हैं। अगर इसको डिस्टर्ब करने पे अगर वापस आ जाए वहीं पे आने की कोशिश करे, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये इसका मतलब वो जो इक्विलिब्रियम था वो स्टेबल था। समझ आ रही है बात आपको? डिस्टर्ब करके देखना पड़ेगा, एक तरीका है। या कोई कहना यहाँ पर बताओ क्या है, यहाँ पर बच्चा कहता है यहाँ स्टेबल, क्यों सर वापस आ रही है इसलिए। अरे यहाँ तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, यहाँ तो हम इसको लेके आए थे यहाँ चेक करने के लिए कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, कौन से वाला है ये चेक करने के लिए, है कि नहीं तो मैं पता था यहाँ इक्विलिब्रियम तो तीनों में, ये रेस्ट में तीनों, लेकिन चेक करने के लिए कौन से वाला है इसको डिस्टर्ब करके देखते हैं, यहाँ लेके आए हैं, फिर ये वापस आया तो हमने बता दिया कि स्टेबल है। अगर इसको डिस्टर्ब किया, दूर चला गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको डिस्टर्ब करके यहाँ रख दिया, जैसे यहीं रह गया, ना तो दूर, ना तो पास आया ना दूर गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। समझ गए होंगे? अगर किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में है, उस पर नेट फोर्स 0 है, वो रेस्ट में है, उसको डिस्टर्ब करके देख लो, डिस्टर्ब करने पे वापस आए तो स्टेबल, डिस्टर्ब करने से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर चली जाए तो अनस्टेबल, और वो जिस नई पोजीशन पे आपने उसको रखा है डिस्टर्ब करके, अगर वो उसी नई पोजीशन पर रहे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स ओके। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। 3 इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही होगी आपको ये वाली, ठीक है। स्टेबल, डिस्टर्ब करने पे अगर वापस आ जाए, मैं इसमें लिखवा नहीं रहा कुछ भी, बट आप ना अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में लिख लो चाहे, मतलब मज़ा नहीं आता यूँ इंग्लिश में लिखवा दें, ठीक है। टू चेक द स्टेबल इक्विलिब्रियम फर्स्ट डिस्टर्ब द बॉडी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इफ इट कम बैक टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन देन वी सेड दैट इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मज़ा आ रहा है कुछ ऐसे ही, मतलब शोशेबाजी। अब इसके अंदर जो है ना, सीधी सी बात है यार, वापस मुड़ के आए ना तो क्या था, स्टेबल, और वापस मुड़ के ना आए, दूर चली जाए बॉडी तो उसके में अनस्टेबल, और अदरवाइज न्यूट्रल, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, हाँ जी मैं देता हूँ। सर इसमें ना ये पूछना था मुझे कि ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगा, और जो न्यूट्रल है वो जिस पोजीशन पे जाएगा उसी को अपनी मतलब ओरिजिनल वो वहीं पे इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये उसका डिफरेंस है, या मतलब ये हमेशा ऐसा होगा या फिर ये बस बाय चांस हो गया यहाँ पे अभी? मजे ले रहे हो क्या? नहीं सर, क्वेश्चन है। देखो बाई चांस मतलब मेरे को समझा नहीं, वैसे कुछ समझा सर बाय चांस इन द सेंस कि हर सिचुएशन में ऐसा होगा। पता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगर ऐसा नहीं हुआ ना, देखो 3 ही बातें होंगी। अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया तो 3 बातों में से एक बात होनी है। चौथी बात बताओ कौन सी हो सकती है? या तो वापस आएगी बॉडी, या दूर जाएगी, या वहीं रहेगी। बताओ चौथी बात कौन सी हो सकती है? सर थोड़ी सी वापस आई, ऐसी कोई बात नहीं होती कभी भी। 3 ही बातें हो सकती हैं, और इन तीनों के अलावा कोई बात हो नहीं सकती। तो इन तीनों में से कोई ना कोई बात हमेशा ही होगी। ये कह रही कि ऐसा हमेशा होगा? अगर स्टेबल है तो हमेशा ही होगा, वापस आएगी। अगर वापस नहीं आई तो स्टेबल नहीं था। या दूर जाएगी, अगर दूर जा रही है तो पक्का अनस्टेबल है, या अनस्टेबल है तो पक्का दूर जाएगी। और अगर वो नई पोजीशन पर है और नई पे ही रह रही है तो क्या है वो? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। यही डाउट था, क्लियर हो गया? एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे मेरी सिस्टर मैरिड है, 2 सिस्टर्स हैं, तो मैं ना उनको बहुत कुछ सुना देता हूँ अभी भी। हालांकि मेरे से बड़ी एक तो मेरे को नहीं सुनाना चाहिए, बट फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे वो घर पे आई, घर पे मैंने बहुत ज़्यादा मतलब जो ना कुछ भी उल्टा सीधा कहते, मैं चली जाऊँगी और वापस घर नहीं देखूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी कर, बिल्कुल जल्दी जा, बिल्कुल जल्दी। वो गेट पे खड़ी, मतलब मैं चली जाऊँगी, देख लेना वापस। हाँ बिल्कुल एकदम जल्दी, मतलब। और वो उस एक्चुअल में कुछ सेटिंग वहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह थी, उसकी सेटिंग करवानी थी, मतलब उसी के लिए बुलाया था। मैंने कुछ कह दिया होगा, अब क्या वो चली गई। अब मैं चेक कर रहा था, अगर वापस आई तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वापस आई तो स्टेबल, अगर वापस नहीं आई तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और वहीं गेट के आसपास ही भटकती रही तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है।
मैं चेक कर रहा था इक्विलिब्रियम कौन सा है, तो मुझे पता था। थोड़ी देर बाद वापस मुड़ के आ गई, कहती बस मैं तो ये था, फिर फ्रूट सेट करवा दूँ, उसके बाद कभी नहीं आऊँगी। मैंने ठीक है फिर। तो कहने का मतलब वो चेक हो जाता है। ये एग्जाम्पल है। ओके, अभी सुनिए। उसके बाद इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता लग गया, ये 3 टाइप के होते हैं। अब उसके बाद आप देखो, इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए ना 3 टाइप के जो है ना क्वेश्चंस पे, 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब क्वेश्चन जो है ना वो 4 फॉर्मेट में दिया जा सकता है, ठीक है ना। एक तो होता है जैसे कि आपको क्या करेगा कि ग्राफ दे देगा, एफ एक्स ग्राफ, एक यू एक्स ग्राफ दे देगा, एक एफ एक्स रिलेशन और एक यू एक्स रिलेशन दे देगा, ठीक है ना। 4 तरीके से पूछा सकता है क्वेश्चन। मैं चारों मतलब टेक्निक्स लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो एक तो दे देगा आपको एफ एक्स ग्राफ, दूसरा यू एक्स ग्राफ, तीसरा एफ एक्स रिलेशन, चौथा है यू एक्स रिलेशन। एफ एक्स रिलेशन, यू एक्स रिलेशन, एफ एक्स ग्राफ, यू एक्स ग्राफ, एफ एक्स रिलेशन और एक यू एक्स रिलेशन, ठीक है ना। अब हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले एफ एक्स ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स ग्राफ, अगर कहीं पे एफ एक्स ग्राफ दे दे आपको ऐसे, देखिए अब ये एफ एक्स ग्राफ है, ये पोजीशन x1 x0 है, ये वाली पोजीशन x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6। अब एक बात बताइए आप, इसमें ना ये पूछ सकता है एफ एक्स ग्राफ में कहाँ कहाँ पर इक्विलिब्रियम है और कहाँ कहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है, कहाँ कहाँ पर इक्विलिब्रियम है, कहाँ कहाँ पर नहीं है। अब इसके अंदर एक बात बताइए, पता है क्या, अगर एफ एक्स ग्राफ दे रखा हो किसी बॉडी का, तो जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी वहाँ पे नेट फोर्स 0 है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम है। जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, कट कहाँ कहाँ पे कर रहा है बताइए, x2 पे, और x0 पे भी कट कर रहा है, x4 पे कट कर रहा है, और x6 पे भी। जहाँ जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। इसको हिंदी में लिख लो चाहे, एफ एक्स ग्राफ में जहाँ जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, लिखने ये बात हिंदी में लिखनी है। एफ एक्स ग्राफ में जहाँ जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, एफ एक्स ग्राफ में जहाँ जहाँ, क्या बात है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, वहाँ वहाँ, क्या बात है, वहाँ वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, जहां जहां ग्राफिकली एक्स एक्सिस को कट करे वहां वहां क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा अब सुनो, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया यार, यहाँ पे नेट फोर्स 0, तो यहाँ पे 4 जगह है, मतलब एफ एक्स ग्राफ देख के ये बोल देता है कितनी जगह इक्विलिब्रियम है, तो देख के पता लग रहा है 1 2 3 4 जगह। अब ये पूछ लेता कौन से वाला है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। मैं आपको बताता हूँ, अगर ग्राफ जो है ना इस केस के अंदर अगर ऐसा हो, स्लोप ऐसे, स्लोप देखते हैं, स्लोप अगर नेगेटिव हो तो स्टेबल, स्लोप कैसा है नेगेटिव, तो कौन सा होता है स्टेबल, और अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो अनस्टेबल। समझ आ रही है बात आपको, एक बार इसको मान लो, आगे समझ आ जाएगा क्यों कैसे क्या है। अब पता है क्या, यहाँ पर स्लोप कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम कौन सा है अनस्टेबल, यहाँ पे स्लोप कौन सा है नेगेटिव है, इक्विलिब्रियम कौन सा है स्टेबल है, यहाँ पे स्लोप कौन सा है पॉजिटिव है। यार ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा है यार, ऊपर जा रहा हो तो स्लोप पॉजिटिव ही होता है, यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल। यहाँ बताइए, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये वाला स्टेबल है, ठीक है ना। इसके अंदर एक बात बताइए, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम बताइए, एक्स नोड पे नहीं, x2 पे और x6 पे। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पे होगा बताइए, एक्स नोड पे, x4 पे, ठीक है, यहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब लिख लो यार,
स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है? स्लोप अगर नेगेटिव है तो स्टेबल, स्टेबल, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो अनस्टेबल। अच्छा आप सुनो, मैं इन चारों में जो बताऊं ना आपको, इनमें फ़र्क समझना आप, इनमें मिक्सिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर एफ ग्राफ दे रखा हो तो ये कैसे पहचानते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ होगा और वो कौन से वाला। अच्छा कई बच्चे पूछते न्यूट्रल वाला कब होगा, जब ना लगातार ऐसा हो, ऐसे मान लो ये ऐसे एक लाइन बना दी, ओरिजेंटल लाइन, ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? पैरेलल नहीं, एक्सिस के ऊपर ही बनानी पड़ेगी, पैरेलल नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोई लाइन बना दे तो हर जगह पे न्यूट्रल है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाइन बना दी जाए, ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, हिंदी में लिख लो भाई, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो या एक्स एक्सिस के साथ सटा हुआ है, क्योंकि ये मत सोचना कि यार एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ ऊपर, एक्स एक्सिस के साथ सटा हुआ है, ऐसा लिख लो चाहे आप। सटा नहीं समझते आप, सटा हुआ नहीं समझते आप, इंग्लैंड से आए हुए हैं। देखो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ तो क्या होता है, सटा ही होता होगा ना, मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहा ना, आता है यार अपने को के साथ सटा हुआ है तो क्या होगा बताइए, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर इसको फिजिक्स तो हिंदी में ही नोट्स बनाने से समझ आती है, आप इसको इंग्लिश में लिख लें, इफ द ग्राफ इज अलोंग द एक्स एक्सिस देन देयर इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एट एवरी पोजीशन। इसके अंदर पता है क्या मतलब, फीलिंग नहीं आती, समझ रहे अंदर से वो, अगर कोई गाली दे आपको इंग्लिश में गाली दे, मजा थोड़ा ना, मजा क्या मतलब गुस्सा ही नहीं आएगा, कोई हिंदी में गाली दे के दिखाए फिर देखो गुस्सा कितना आता है। हरियाणवी में तो, और हरियाणवी में कोई गाली दे दो तो हमें जो चीज़ है ना जो दिल को छू लेती है ना, लैंग्वेज वही होनी चाहिए। अच्छा अब सुनो, ये समझ आ गया वो आपको इतना है ना। अब आ जाते हैं यूएक्स ग्राफ पे। यूएक्स ग्राफ है, ठीक है ना, दिस इज द यूएक्स ग्राफ, ठीक है, ये यूएक्स ग्राफ है। ये कहते हैं कि कहाँ कहाँ पर इक्विलिब्रियम और कौन से वाला है, तो सुनो, जहाँ जहाँ पे ग्राफ टर्न ले रहा है ना वहाँ होगा इक्विलिब्रियम। ग्राफ टर्न ले रहा है x1 पे टक, यहाँ इक्विलिब्रियम होगा। ग्राफ टर्न ले रहा है x3 पे, इक्विलिब्रियम होगा। ग्राफ टर्न ले रहा है x5 पे, इक्विलिब्रियम होगा। ग्राफ टर्न ले रहा है x7 पे, इक्विलिब्रियम होगा। जब ग्राफ टर्न लेता है, जहाँ ग्राफ टर्न लेता है वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। देख लो यूएक्स ग्राफ में, यूएक्स ग्राफ में जहाँ ग्राफ टर्न लेता है वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। जहाँ ग्राफ टर्न लेता है वहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे इस बात को, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, टाइप कैसे पहचानोगे टाइप, अगर ये ऐसे बन रहा हो ना, ऐसे ये शेप बन रही हो, ठीक है ना, तो अनस्टेबल होगा। ये शेप बन रही हो तो स्टेबल होगा। समझ आ रही है बात आपको, ये शेप बन रही है तो स्टेबल होगा। यहाँ स्टेबल है, यहाँ स्टेबल है, ठीक है ना। इसके अंदर ये वाली जो सिचुएशन है स्टेबल वाली है, स्टेबल, ये अनस्टेबल।
ठीक है, ये सिचुएशन स्टेबल वाली है, अनस्टेबल वाली है। बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा यहाँ पे? x3 पे, x7 पे। और अनस्टेबल कहाँ का होगा? x1 पे और x1 पे और x5 पे, ठीक है ना? अरे कोई डाउट है किसी को? कैसे पता लगा? ये जो चीज़ है टाइम के साथ समझ आएगी, एक बार रहने दो, ठीक है ना? ये जो चीज़ है ना, ये जो हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे ना, ठीक है ना, इसके अंदर इसके पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के तो ज़्यादा समझ आता है। अभी तो बस वही है कि ये एक बार माइंड में सेट हो जाए, क्वेश्चन सोल्व होने लगे, कॉन्फिडेंस आ जाए इसके अंदर। मैं समझा सकता हूँ अभी भी, पहले ऐसे ही समझाते ही थे, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता था, बस क्वेश्चन भी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो पाते थे। अभी ये रिजल्ट याद कर लो, उसमें फ़ायदा है, ठीक है ना? टाइम वेस्ट हो जाएगा काफ़ी सारा। इसमें न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो ग्राफ होगा ना, ये तो एलोंग द एक्स एक्सिस हो, या फिर इसमें ऐसे भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। सटा हुआ जरूरी नहीं है, इसमें सटा होना जरूरी नहीं है। इसमें इसके पैरेलल हो ना, हटके हो तो भी चलेगा। इसमें तो ये न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। जो एडवांस क्लास, जो एक्स्ट्रा क्लास लगती है ना, उसमें पूछ लेना, मैं समझा दूंगा डिटेल में, टाइम भले ही लगे इसमें। एक्स्ट्रा क्लास में पूछ लेना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यार, एनर्जी वेस्टेज है, बहुत लंबा टाइम लगेगा। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? न्यूट्रल, ठीक है ना? अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, सटा होना जरूरी नहीं है, ब्रैकेट में लिख लो चाहे, सटा होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ सटे हुए पे तो होगा ही। अगर ग्राफ सटा हुआ है, यू एक्स ग्राफ एक्स एक्स तो इक्विलिब्रियम है ही है, उसके पैरेलल है तो भी, अगर पैरेलल हो तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। माइक लेके बोलना, माइक पास करो, जल्दी पास करो, जल्दी। हाँ जी बोलो जी। सर एफ में ऐसा क्यों नहीं होता? थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा अब तो। पता है क्या होता है? देखो एफ ग्राफ होता है, सुनो ध्यान से। जो एफ ग्राफ के अंदर तो यानी कि नेट फोर्स जीरो ही नहीं है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस की सटा हुआ है, यानी फोर्स क्या है वहाँ पे? हर जगह पे जीरो। अगर मैंने ऐसे कर दिया ऊपर, तो इसका मतलब ये जो हाइट है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, तो फोर्स जीरो ही नहीं है, जीरो नहीं है तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, यू एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा फोर्स के बारे में बताता है। जो स्लोप होता है क्या बताता है? फोर्स। इस लाइन का स्लोप क्या है? यानी फोर्स की वैल्यू क्या है? बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब यानी इक्विलिब्रियम में है वो। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है ना? एक्चुअल में एफ एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो मतलब पोटेंशियल वो बताएगा। मतलब इसमें आप एक काम करो, यू एक्स ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है ना, यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव। यानी कि कोई पोजीशन x1, इससे अगर इधर बॉडी को लेके आए तो फोर्स पॉजिटिव में लगेगा इधर। यहाँ स्लोप नेगेटिव है, यानी कि बॉडी को इधर लेके आओगे तो फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। लेकिन उसका साइन देखना है नेगेटिव साइन के साथ। सुनो, इसका जो स्लोप है वो डी यू बाई डी एक्स देता है। देखो यहाँ स्लोप क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है स्लोप, यहाँ स्लोप क्या है? पॉजिटिव, यानी डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है। लेकिन फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, माइनस साइन वो लगा दो। यानी कि जब इधर है बॉडी x1 से, तो फोर्स इधर लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और अगर x1 की इधर ले आओगे तो डी यू बाई डी एक्स है नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, और एक माइनस साइन और लगाओ पॉजिटिव, तो यानी बॉडी के ऊपर फोर्स इधर लगा पॉजिटिव में। बॉडी दूर जा रही है x1 से, समझ आ रही है बात? दूर जा रही है तो इसलिए अनस्टेबल है। और यहाँ पर भी ऐसे ही चेक हो सकता है। ये जो चीज़ है इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बेनिफिट, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड इसका जो वाई रीजन जो है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। हमें ये रिजल्ट याद हो तो इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, अगर आना होगा तो इसका इसी से ही हो जाएगा, ठीक है। उससे नहीं होते, ये तो इतना तो क्वेश्चन करके एक्सपीरियंस है ना इस चीज़ का। सुनो ध्यान से कि आप ये याद रख लो, वैसे अगर एफ एक्स ग्राफ दे रखा हो और बड़ी इक्विलिब्रियम पूछ रहा हो कहाँ पर होगा और कौन से वाला होगा, तो भाई ये देख लो कहाँ का कटोरा है बस। और उसमें अगर ग्राफ इस तरीके से दे रखा हो, स्लोप नेगेटिव हो,
तो स्टेबल, और अगर अगर ऐसा हो पॉजिटिव हो तो अनस्टेबल। और इसमें अगर यू एक्स ग्राफ में जहाँ जहाँ टर्न ले रहा हो ग्राफ, जहाँ जहाँ टर्न हो रही हो वहाँ वहाँ इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है ना? कोई शक है किसी को इस बात में? अब सुनो, अगर एफ एक्स रिलेशन दे दें, एफ एक्स रिलेशन पता कैसे देगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, -1 या +1, -1 कर लो यार। ठीक है, ये फोर्स दे दिया, ये कहते हैं एक बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है, एक बॉडी पे क्या लग रहा है? इतना फोर्स। ये बताओ कहाँ कहाँ पर इक्विलिब्रियम है और वो कौन से वाला है? कहाँ कहाँ पर इक्विलिब्रियम है और वो कौन से वाला है? कैसे करोगे? सुनो, इसके लिए अगर एफ एक्स रिलेशन दे दे तो एफ की वैल्यू 0 पुट कर दो। पुट एफ इक्वल टू 0 पुट करिए आप। 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x -1, ठीक है ना? 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x -1, ये आएगा आपके पास। 0 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से आएगा x -3 प्लस में क्या आएगा? ये तो बन नहीं रहा प्रॉपर है ना, बनेगा ही नहीं। रुको, मैंने कुछ उसको कर दिया, इसको -x + 6 कर लो आप, -x कर लो और -6 कर लो, ये कर लो आप। क्योंकि ना जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो वैसे ही आएगा, मतलब प्रॉपर बन रहा होगा फैक्टर्स वगैरह, ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैथ्स आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना? सुनो अब, ये देखिए एक्स स्क्वायर -x -6 ऐसे दे रखा आपको। इसके अंदर देखो ऐसा करो, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2x माइनस का 6, x को बाहर ले लो, x -3, 2 को बाहर ले लो, x -3, x -3 कॉमन ले लो, यहाँ पर आएगा x + 2, x -3 को बाहर ले लिया आपने, यहाँ पे x + 2 आएगा, x -3 = 0, एक x + 2 = 0, एक x = 3 आ जाएगा, एक x = क्या आएगा यहाँ पे? -2, एक तो x = 3 हो गया और एक x = -2 हो गया। ठीक है ना? इन दोनों जगह पे इक्विलिब्रियम है। यार एफ एक्स रिलेशन दे रखा हो ना तो फोर्स की वैल्यू 0 पुट कर दो बस। फोर्स की वैल्यू 0 पुट करते ही क्या होगा बताइए? जो x की वैल्यूज आएंगी ना वहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम। अब ये चेक करना कौन से वाला है, ये चेक करना कौन से वाला, पहले तो ये कर लोगे आप। ये बात कितनों को समझ आ गई? अगर एफ एक्स रिलेशन दे रखा हो और ये पूछ रखा हो कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 0। जो x की वैल्यू आएंगी वही क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है? अच्छा अब सुनो, ये चेक करना कौन से वाला है, इसके लिए आप एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप। तो ये df/dx की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? df/dx की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? ये 2x - 1 क्या आएगा यहाँ पर? ये बताइए, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2x और इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे? x का माइनस, इसका x का 1 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास। इसके अंदर ये तो स्लोप आ गया। अब अगर सुनो बाप, अब बताओ एफ एक्स ग्राफ में जब स्लोप नेगेटिव होता था तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता था? स्टेबल। और पॉजिटिव होता तो स्लोप की वैल्यू चेक कर लो, स्लोप चेक करो एट x = स्लोप की वैल्यू एट x = 3, एट x = 3 करो, 3 डाल दो इसमें, 2 × 3 - 1 स्लोप आ जाएगा 5। पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या रहा है? वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, नेचर देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। स्लोप एट x = -2 कैसे करोगे बताओ?
x इक्वल टू -2 पे स्लोप बताना है, पुट करो 2 इंटू -2 -1 -4 -1 कितना आएगा यहाँ पर, ये -5। नेगेटिव आ रहा है यार, ये तो वैल्यू से कोई मतलब नहीं, नेगेटिव देखो बस। तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे, स्टेबल। नेगेटिव, अगर नेगेटिव स्लोप है, सीधी सी बात है, जो नेगेटिव स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेबल को। पॉजिटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, अनस्टेबल को। ये अनस्टेबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ इस इसमें, कोई शक। ये कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया। एफ.एक्स ग्राफ दे रखा हो तो कर लोगे ना, है ना। एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। या आप कर लेना इसको, यूएक्स ग्राफ का बताया तो मैं। यूएक्स ग्राफ देखो तो कुछ नहीं, स्टाइल था मेरा। सुनो, एफ.एक्स ग्राफ का तो हो गया, एफ.एक्स का एक और करवाएंगे, कर लोगे ना। यूएक्स का सुनो अब आप, यूएक्स के अंदर मान लो यूएक्स का दे रखा है आपको, u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -6x² -3, ये दे दिया, ये दे दिया यूएक्स का, यूएक्स ग्राफ दे दिया, और ये यूएक्स रिलेशन दे दिया, ठीक है। ये कह दिया कि भाई इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ होगा और कौन से वाला होगा, कहाँ का होगा और कौन से वाला होगा। ऐसा करो आप पहले इसका एफ एक्स बना लो, यू एक्स रिलेशन का एफ एक्स रिलेशन तो बन ही जाएगा, बनाना था आपको। फिर एफ एक्स रिलेशन आपने किया ही हुआ है। यू एक्स रिलेशन का एफ एक्स रिलेशन कैसे बनता है, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी एक्स माइनस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, एक्स क्यूब -6x² -3, यानी कितना है यहाँ पर, ये माइनस का 3x² माइनस का 12x माइनस का 0, 3x² -12x -0, यहाँ आ जाएगा भाई -3x² प्लस का 12x, ये आ जाएगा आपके पास। ये फोर्स की वैल्यू आ गई भाई, किसकी वैल्यू आ गई है, फोर्स की वैल्यू। एक काम करो, इसमें से x को कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा बताइए -3x प्लस 12, f की वैल्यू 0 पुट कर दो अब आप, ये करोगे आप -3x प्लस 12, एफ की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो x 0 है, या फिर -3x प्लस 12 इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4, एक x की वैल्यू क्या आएगी 0, x इक्वल टू 0 पे भी 4 0 है, और x इक्वल टू 4 डालो तो भी 4 0 आएगा। इन दो जगह पे इक्विलिब्रियम है, ये पता लगा दो जगह पे इक्विलिब्रियम है ना, दो जगह पे इक्विलिब्रियम। ये चेक करना कौन से वाला है, ये एफ एक्स रिलेशन बन गया भाई। अब एफ एक्स रिलेशन आपने किया हुआ है, सिंपल सी बात है, पहले की तरह है, यू एक्स रिलेशन को पहले एफ एक्स रिलेशन बना लो, और एफ एक्स रिलेशन आपने किया हुआ है। अब आप ऐसा करो, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर अब आप इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या हो जाएगा बताइए इसका, माइनस का सॉरी माइनस का डी एफ बाई डी एक्स हो जाएगा स्लोप, तो डी एफ बाई डी एक्स, ठीक है, डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स। डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, -6x प्लस 12, माइनस का 6x प्लस का 12, ये आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, माइनस का 6x प्लस का 12, ठीक है ना। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एक बात बताइए आप, स्लोप निकालना अपने को, एट x इक्वल टू 0 क्या डालोगे बताइए, स्लोप की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12 आएगी। तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा,
अनस्टेबल। स्लोप की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 4 क्या होगी, 4 डाल लो, -24 + 12 कितना आएगा यहाँ पे, कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। अरे माने कि नहीं माने भाई, कोई शक है किसी को, कितनों को समझ आ गई कहानी क्या, जिनको कहानी समझ आ गई, कहानी तो सुना ही नहीं मैंने, मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया। सुनो, अगर यू एक्स ग्राफ दे रखा हो तो पहले तो एफ एक्स बना लेना होता है उसका डिफरेंशिएट करके, फिर एफ एक्स की तरह ट्रीट करना होता है उसको। आप पता क्या करना, इन क्वेश्चन को 2-3 बार देखना मैंने क्या किया है कैसे किया है, फिर डीपीपी को उठाना हो जाएगी। समझ आ रही है ना बात आपको। ये हो गया भाई इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम के बारे में इतना ही था, टॉपिक खत्म इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब सुनो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन। देखो एनर्जी कंजर्वेशन टॉपिक का नाम है। सुनो, अगर किसी बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो तो उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ध्यान से सुनो, फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो एनर्जी का लॉस नहीं करते, ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव जो एनर्जी का लॉस करते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने मार्कर को ऊपर फेंका, ऊपर जाके इसकी स्पीड 0 हो गई, फिर वापस आ गया, पहले स्पीड 0 हुई फिर वापस आया, स्पीड 0 हो रही, ऐसा लग रहा था एनर्जी का लॉस हो गया, काइनेटिक एनर्जी का, ना, वो कन्वर्ट हो गई थी फिर वापस आ गई वो। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव था। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता, कभी लॉस नहीं करता। जो उसकी एनर्जी खत्म होती है ना, काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी, वो वापस भी आ जाती है। समझ आ रही है बात आपको, मैकेनिक वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जब कोई फोर्स लगे एनर्जी का लॉस ना करे, दैट इज द कोई ऐसा फोर्स जो एनर्जी का लॉस ना करे, वो क्या है बताइए, कंजर्वेटिव फोर्स है। जो स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग बताइए खींच दो, आपने ऐसे इम्पल्स दे दिया, वो जाके जाएगा, ऐसा लगेगा भाई स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी इसकी, लेकिन वापस काइनेटिक एनर्जी आ भी तो गई। तो कौन सा फोर्स था वो कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, आगे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाएंगे वो भी कंजर्वेटिव है। वैसे सारे फोर्सेज ही कंजर्वेटिव होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव तो एक ही है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक दूसरा एयर ड्रैग फोर्स, दो ही हैं। एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, अगर एक बॉडी को ऐसे फेंक दो ग्राउंड के ऊपर, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी, वापस कहाँ से आएगी बताओ, कैसे आएगी वापस, आ ही नहीं सकती। बॉल को फेंक दिया ग्राउंड पे, वो जाके रुक जाएगी, काइनेटिक एनर्जी खत्म, कोई तरीका ही नहीं है वापस आने का, रुक गई तो रुक गई। अब काइनेटिक एनर्जी परमानेंट खत्म होगी, काइनेटिक एनर्जी ना कोई वो दूसरी एनर्जी बनी, या तो लॉस ही होगा, मतलब ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी वो जो कि मतलब वापस रिकवरी नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी की। तो कहने का मतलब एक्चुअल में यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, और एक एयर ड्रैग फोर्स, हवा का फोर्स। अभी मान लो कि मैंने ऐसे एक बॉल फेंकी ऐसे, उसकी स्पीड हवा की वजह से कम हो जाएगी, एयर की वजह से। तो एयर की वजह से जो स्पीड, एयर का जो फोर्स लगा वो एयर ड्रैग फोर्स बोलते हैं उसको। एयर का जो रेजिस्टेंस फोर्स लगता है वो भी नॉन कंजर्वेटिव है। यानी कि हमारे कोर्स में दो ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं, बाकी सारे ही कंजर्वेटिव हैं। एक आगे विस्कस फोर्स पढ़ाएंगे वो भी कंजर्वेटिव है, सारे फोर्स कंजर्वेटिव, कोई एनर्जी का लॉस नहीं करता। अच्छा अब सुनो, अगर किसी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज लगे, ठीक है, कौन से फोर्स लगे, कंजर्वेटिव, तो ऐसे केस के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स लगे तो उस बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। अभी अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, होता है पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सम को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जीज आर ऑफ 3 टाइप्स इन द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है, और जो मैकेनिकल एनर्जी होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है ना, इन दोनों के सम के बराबर होता है, याद रखिए आप। देखो सुनो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल जो होता है mgh, और मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अच्छा अब सुनो, काइनेटिक तो जैसे कोई m मास की बॉडी है
मान लो कोई बच्चा है, ये 2 किलो का बच्चा 10 की स्पीड से दौड़ लगा रहा है, ठीक है, 2 किलो का बच्चा 10 की स्पीड से दौड़ लगा रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी बताइए? सिंपल है यार, कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, कितनी होगी? 100 जूल हो जाएगी, यूनिट जूल ही होती है इसकी। काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुनो अभी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता क्या होता है इसमें, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बॉडी है, पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए रेफरेंस देना पड़ता है, रेफरेंस जहाँ पे पोटेंशियल जीरो ये गिवन होगा, रेफरेंस पे डिपेंड करती है। h होता है हाइट फ्रॉम द रेफरेंस, m इज द मास ऑफ द बॉडी, g की वैल्यू आपको बताइए 10, और h होता है हाइट फ्रॉम द रेफरेंस। h यहाँ पे क्या है? हाइट फ्रॉम द रेफरेंस। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है mgh, हेयर h इज हाइट फ्रॉम रेफरेंस, हाइट फ्रॉम द रेफरेंस, ये हाइट फ्रॉम द रेफरेंस है, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, बॉडी जो है ना रेफरेंस के ऊपर ही है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, ठीक है ना। और अगर रेफरेंस से नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? नेगेटिव। h नेगेटिव में यूज़ करोगे। चलो मैं आपको एक बात बताऊँ, चलो ये बताओ, रेफरेंस, अब ये ना मार्कर है, ये ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, मान लो ग्राउंड से कितना ऊपर है? इसका मास है 1 किलो, मास कितना है? 1 किलो। पोटेंशियल एनर्जी बताओ, मास कितना है? 1, जी की वैल्यू 10 और एच भी 10, कितना आएगा? 100। मैं कह दूँ कि वो नीचे जो ग्राउंड ना, जो सड़क है वो बताओ, वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ये भी सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड से बताओ, ग्राउंड से मान लो इसकी हाइट है 50 मीटर, कितनी हाइट है मान लो, तो ग्राउंड को अगर रेफरेंस मानोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। मास ऑफ 1, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 50 लोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी बदल गई। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर मैं ये कहूँ कि छत से बताओ, छत से पोटेंशियल एनर्जी बताऊँ, तो छत से मान लो 5 मीटर नीचे है, छत से कितना नीचे है? 5 मीटर। छत के रिस्पेक्ट में बताओ पोटेंशियल एनर्जी, छत के रिस्पेक्ट में, तो यह आएगी माइनस का 1 इंटू जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 5। अरे समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही आपको? मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, और एग्जाम के अंदर रेफरेंस के अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो रेफरेंस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते आप रेफरेंस कौन सा है। क्वेश्चन में अगर रेफरेंस ना गिवन हो ना तो ग्राउंड सबसे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको मान लिया करो, जो मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड को मान लिया करो। फिर समझ आ रही है बात आपको? जो ग्राउंड रखा होगा उसको मानना पड़ता है फिर, ना गिवन है तो, अदरवाइज देगा रेफरेंस ही है पोटेंशियल एनर्जी पूछने से पहले। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mg, h क्या है यहाँ पे? हाइट फ्रॉम द रेफरेंस, रेफरेंस गिवन होगा, अगर रेफरेंस से ऊपर है हमारी बॉडी तो h कैसा लोगे, और अगर रेफरेंस से नीचे है तो h कैसा लोगे? वेरी गुड। अच्छा अब सुनो, अभी मैं ना क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, देखिए कोई ये कह दे भाई एक बॉल है, इस यहाँ पर इसकी ना लेंथ है 10 मीटर, इसको स्पीड दे दी गई 10√5, कितनी दे दी गई इसको स्पीड? 10√5। ये ऐसे घूम गई, जब ये बॉल यहाँ थी तो इसकी स्पीड थी v1, और जब ये बॉल यहाँ पहुँची तो इसकी स्पीड थी v2। यहाँ स्पीड थी v1, यहाँ स्पीड थी v2, फाइंड v1 एंड v2। सुनो मैं करके दिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से।
यहाँ पर देखो आप, पहले क्वेश्चन समझ आ गया। देखो नीचे से आपने क्या किया, पहले तो क्वेश्चन सुन लो। यहाँ पर नीचे से जो है ना ये यहाँ पे की लगा रखी है, रस्सी लगा रखी है, बॉल है, वेलोसिटी दे दी 10√5। ये देखो घूम गई। जब ये बॉल जो 10√5 की वजह से वेलोसिटी थी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ये पूछा गया है। कैसे करें इसको सोल्व? इसको सुनो, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। पता है क्या एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम होती है एक, कि if force acting on a body are conservative then its mechanical energy remains constant। ये थ्योरम है, मैं इस थ्योरम को लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, पहले लिखिए आप इस चीज़ को, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लिखो पहले, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। इफ all forces acting on a body are conservative then its mechanical energy remains constant। ये मास की जरूरत नहीं है, मास है ना 1 kg ले लो आप, बिना मास की आ जाएगा आंसर, मास पर डिपेंड नहीं रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, ये ए पोजीशन है, ये बी है और ये सी है। अब सुनो, यहाँ की ए की मैकेनिकल एनर्जी और बी की पोजीशन की मैकेनिकल एनर्जी की वेट कर सकते हो आप। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू मैकेनिकल, तीनों की बराबर हो जाएगी। अच्छा एक और चीज़ सुनो, इसने ये नहीं बता रखा रेफरेंस कौन सा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट को मान लो, हमारी डिस्कशन का सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट यही है, इसी को रेफरेंस मान लो आप, ठीक है ना। कोई और मान लोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी हो, हाइट निकालनी हो तो रेफरेंस जो मर्जी ले लो, आंसर वही आएगा, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ए पोजीशन की बताइए, ए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एट ए बताना है, तो यहाँ लिखो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट सी। काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ इंटू मास कितना है इसका 1 इंटू 10√5 का स्क्वायर, ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी इसकी 0 इज इक्वल टू, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बताइए, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास कितना है 1, वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे v1 का स्क्वायर आ जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी इसकी बताइए mgh, मास कितना है इसका 1, g के लिए 10। हाइट देखो आप, हाइट ऐसे वर्टिकल हाइट लेनी होती है, कहीं ये लेंथ लेने लगो आप, ये वर्टिकल हाइट लेनी होती है, ये वर्टिकल हाइट यहाँ से यहाँ तक है 10 मीटर, कितनी है बताइए यहाँ पे 10 मीटर है। एक बार सी का चक्कर खत्म करो आप, ए वाला ही कर लो पहले, ए और बी को इक्वेट करो, इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा आपके पास v1 की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करो कितना आ जाएगा, ये 100/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ना ये आ जाएगा 500 बनेगा, ये 250 बनेगा, 250 इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस में 100, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सोल्व करो इसको, यहाँ पर आएगा ये 150 इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर बाई 2, v1 का स्क्वायर आ जाएगा 300, v1 की वैल्यू आएगी 10√3, v1 की वैल्यू 10√3 आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। v1 के लिए 10√3 आ गई। अब हमें करना है मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी, इसको इक्वेट करना है, ठीक है ना। कैसे करोगे सुनो, एट ए तो ये होगी 250, एट सी और लिखना है, देखो ये दोबारा ये कॉपी कर लिया ना आपने इसको, कोई डाउट है क्या, ये कितनों को समझ आ गया बताओ, जिनको समझ आ गई बात, कुछ पूछना किसी को, ओके। मैकेनिकल एनर्जी एट सी करना है आपको, देखो मैकेनिकल एनर्जी एट ए प्लस मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या होगा बताओ, हाफ इंटू 1 इंटू v2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बताइए
mgh, मास ऑफ 1, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 20। सॉल्व कर लो कितना आएगा ये। अगर 250 इज इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 200, ये आएगा आपके पास। v2 का स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 50 आएगी। v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 100। v2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 10। हो गया सॉल्व। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? कोई शक हो तो बताओ यार। अच्छा अब सुनो, इसी क्वेश्चन में ये कह देता अब कि भाई ऐसा है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, यहाँ वाली वेलोसिटी बताओ, ये वाली v बता दो, ये 60 डिग्री एंगल है, ये वाली वेलोसिटी बता दो आप। करें इसको, दो करते हैं। ये P पोजीशन है, ये 10 मीटर है, ये आएगा 10 cos 60। 10 cos 60 कितना होता है? 5। टेंजेंट cos 60 यानी कि 5 मीटर आएगी ये लेंथ। ये जो ट्रायंगल इसका यूज़ कर लो आप, ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे? 5। ये लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? 5। ये वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट 5 मीटर आएगी। अब ये वर्टिकल हाइट कितनी है बताइए इसकी? 5। यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है आपको, तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पी कर सकते हो आप। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पी। इसके लिए कोई काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट पी। यहाँ बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? हाफ इंटू मास कितना है इसका? 1, वेलोसिटी 10√5, पोटेंशियल एनर्जी 0 रेफरेंस के ऊपर है। काइनेटिक एनर्जी एट पी कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी एट पी बताइए। हाफ इंटू 1 इंटू वी पी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मास ऑफ 1, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 5। यहाँ पर कितना आएगा सोल्व करोगे तो? 250 इज इक्वल्स टू वी पी का स्क्वायर बाय 2 प्लस में 50, वी पी का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 200, वी पी का स्क्वायर इक्वल टू 400। वी पी की वैल्यू 20 आ जाएगी। यहाँ से कर लो यार आप इस टाइप से क्वेश्चंस को। कोई डाउट है किसी के मन में? ये कितना को समझ आ गई बात वीपी वाली? गुड। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, लास्ट क्वेश्चन। एक बॉल रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 किलो की बॉल है, ये 20 मीटर है, 2 किलोमीटर की बॉल है, ये एंगल 60 डिग्री। यहाँ वाली वेलोसिटी बता दो, ये रेस्ट में थी यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी 0 है, 2 किलो की बॉल है। बताओ वेलोसिटी यहाँ वाली।
करते हैं इसको, चलो। ये रहता 20 मीटर, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ है, हेमिस्फीयर था ये। कैसा था ये? हेमिस्फीयर है। ये 20 है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो ये वाली जो लेंथ आएगी ना, ये वाली 10 आएगी, और ये कितने हैं यहाँ पे? 10 है। आपको इस तरह लग तो नहीं रहा? अरे लगने से क्या जाता है यार, ये देखो कैलकुलेशन करो ना, 10 आ रहा है, ठीक है ना। ट्रायंगल का यूज़ करो। ये हाइपोटेन्यूज है 20, ये वाला एंगल 60 है, ये 10 आएगा। सोल्व कर लो आप, रेफरेंस ले लो आप। हमारा डिस्कशन एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ के लिए, इसी को रेफरेंस मान लो। चाहे आप चाहे ग्राउंड को भी मान सकते हो रेफरेंस, आंसर सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी पूछिए, वेलोसिटी निकालने में रेफरेंस मैटर नहीं करता, चेक करके देख लेना। ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या आएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी एट ए mgh, मास से 2 किलो, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 10। काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना आएगा यहाँ पे? हाफ इंटू 2 इंटू वी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे? 0। 200 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 10√2 है। वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? कर लोगे यार, ये कितने को समझ आ गया? आप ऐसा करना, पहली बात तो जो क्लास में करवाए गए क्वेश्चन इनको बड़ा ध्यान से देखना, इन्हीं को 2 बार करके देखना। डीपीपी करना, 20 में से 12 या 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। आज की क्लास थी।